मुस्लिम्स को छोड़ के सबको नागरिकता दी जाएगी। अब इससे बड़ा झूठ और फरेब कुछ नहीं हो सकता। हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों ने खासतौर पे बंगाल के इसमें अप्लाई ही कर दिया तो वो बहुत बड़े खतरे में आ जाए। एक शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति बता दीजिए जिसे नागरिकता मिली, तो यही बड़ी साजिश है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर नागरिकता देने का कोई भी मंशा होता और वो भी खासतौर पे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को, जिसके लिए आरएसएस और बीजेपी ने सारा संविधान जो खत्म करने की साजिश है, वो सबसे बड़ी साजिश तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ है ना, और ओबीसी के खिलाफ। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं दलित टाइम्स। दोस्तों, सीएए जो कि मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी, उसे 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पटल पर ला दिया गया है और पूरे देश में एक सनसनी का माहौल है। एक तरफ वह जनता जिसको इससे कुछ नहीं मिलना जुलना है, वह खुश है, उसको नहीं पता कि सीएए क्या है, और दूसरी तरफ सीएए और एनआरसी के विरोध करने वाली जनता है जो इस समय खौफ में है। सच क्या है, उसका असर क्या पड़ने वाला है, आखिरकार इसका राजनीतिक मायने और मतलब क्या है, इन सारी बातों को समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान महमूद पारचा साहब हैं। महमूद पारचा साहब को आप लोगों ने लगातार टीवी चैनलों पर देखा होगा। वह नेशनल कन्वीनर है मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के और अम्बेडकरवादी लेयर है। लगातार वह ईवीएम को लेकर भी बोलते रहते हैं। हम किसी और बातचीत में उनसे इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज की बातचीत सीएए पर। पारचा साहब, आपका स्वागत है। और आज देश यह आपसे जानना चाहेगा, बिल्कुल क्लियर कट एक वकील की तरह, कि आखिरकार सीएए लागू होने के बाद इस देश को क्या मिलने वाला है। देखिए, सीएए एनआरसी का जब प्रोटेस्ट हुआ था 2019-20 में, तो मैं ज्यादातर जो प्रोटेस्ट हुए थे उनका लीगल एडवाइजर पब्लिक ने मुझे चुन के नॉमिनेट किया था। तो एक पूरे देश में मैंने सीएए एनआरसी का प्रोटेस्ट एक तरीके से उसमें पार्टिसिपेट किया। अब ये कानून थोड़ा पेचीदा है, इसको समझने के लिए हमारे जो बुद्धिजीवी हैं उनको भी थोड़ा समय लग रहा है। थोड़ा उनको भी समझना पड़ेगा, समझने के लिए थोड़ा समझने के लिए थोड़ा समय लग रहा है और वो समझ नहीं पा रहे हैं। परंतु उसके विपरीत जो आरएसएस और बीजेपी के जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, वो इस चीज के ऊपर ठीक से रिसर्च करके किस प्रकार से जो उनकी पद्धति रही है आरएसएस और बीजेपी के, किसी को भी कुछ देना नहीं है अडानी अंबानी के अलावा, सबके साथ दिखावा करना है कि हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, लेकिन उनकी जेब काट के अपने पास लेना ही लेना है। ये उसी पद्धति का एक बड़ा मजबूत कदम है ये उनका। अब उसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि काला धन खत्म करने के लिए नोटबंदी की, सबके घरों से पैसे छीन लिए और काला धन कम नहीं बढ़ा हो गया। इसी तरीके से 2 करोड़ रोजगार हो, इसी तरीके से हर देश के हर एक नागरिक के पास घर हो, इसी तरीके से अब एक नई, चाहे बुलेट ट्रेन हो, 100 स्मार्ट सिटीज हो, और अब एक नई बात चल रही है, हर घर में नल जी, हर घर में नल से जल। तो ये सब फ्रॉड पद्धति जो है, जो अमित शाह जी और मोदी जी के एक वकील, बहुत बड़े वकील देश के रहे हैं, राम जेठमलानी साहब, वो मरने से पहले एक अपना इंटरव्यू देके गए कि उन्होंने ये बोला, और उसको आज तक अमित शाह जी ने और मोदी जी ने खंडन नहीं किया, कि ये दोनों, मोदी जी और अमित शाह जी, चीटर हैं और मैं देश के सामने ये अपना अपराध स्वीकार करके मरना चाहता हूं। ऐसा इंटरव्यू राम जेठमलानी साहब ने दिया, क्योंकि वो इनके वकील रहे। तो अब मैं सीएए पे सीधा आ जाता हूं। सीएए का कानून जो है, अमित शाह जी क्या कह रहे हैं इसमें, कि ये नागरिकता छीनने का नहीं, नागरिकता देने का, बिल्कुल यही बात कही जा रही है, और इससे मुस्लिम्स को छोड़ के सबको नागरिकता दी जाएगी। अब इससे बड़ा झूठ और फरेब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सीएए से किसी को भी कुछ मिलने वाला नहीं, बल्कि जिसने भी सीएए का प्रयोग कर लिया, या ये इस एक तरीके की उनके वाक्यों में, जुमले में, अमित शाह जी के या मोदी जी के जुमलों में आके हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों ने खासतौर पे बंगाल के इसमें अप्लाई ही कर दिया, तो वो बहुत बड़े खतरे में आ जाएंगे। नहीं, लेकिन सीएए के जो दूसरे जानकार हैं पक्ष, वो लगातार कह रहे हैं कि दलित और आदिवासी समुदायों को इससे बेहतर होगा, उससे फायदा होगा और उनको एक व्यापक दायरे में लाभ मिलेगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि इसको लोग, अभी हमारे बुद्धिजीवी भी समझ नहीं पा रहे हैं सीए को, इसीलिए क्योंकि मैं कानून का जानकार और इस फील्ड का एक बड़ा जानकार माना जाता हूं, इसलिए मैं, हालांकि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, एक बड़ा स्टूडेंट माना जाता हूं, तो मैं इसके बारे में क्लैरिटी से
सिर्फ कानून के हिसाब से भी बताना चाहता हूं, प्रावधान बता के सेक्शन 6 है जी, सिटीजनशिप एक्ट का, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 जी, वो ये कहता है कि भारत देश में दुनिया का कोई भी व्यक्ति महिला या पुरुष या कोई अन्य भी जी, अप्लाई कर सकता है, पर्सन का वर्ड है, और नागरिकता प्राप्त कर सकता है कोई भी व्यक्ति दुनिया का। तो इसमें जो टारगेटेड ग्रुप है, जो दिखावे के लिए टारगेटेड बेनिफिट पहुंचाने के लिए ग्रुप है, हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख, पारसी, इन लोगों को दिया जा रहा है और इनको दिया जाएगा। तो सेक्शन 6(1) में वो भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक उसमें 2004 में सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में एक प्रावधान जोड़ा गया था, वो इफ ही इज नॉट अ इलीगल इमिग्रेंट। मतलब कैसे वो साबित करेंगे कि इलीगल नहीं है? आपने देखिए, इतनी सी बात में आप नहीं पकड़ लिया ना जी, इतनी सी बात में आप नहीं पकड़ लिया, और यही साजिश है। मैं अभी आप उसी पे आ रहा हूं। एक 2004 में जी, एक प्रावधान ऐड किया गया कि ये नागरिकता के लिए अप्लाई वो सारी दुनिया के लोग कर सकते हैं, मगर वो नहीं कर सकता जो भारत के अंदर आ गया, इलीगल इमिग्रेंट है। बस इतना प्रावधान है। अगर आरएसएस और बीजेपी जी, और ये प्रावधान 2004 में मेरे ख्याल से मोदी जी यूपीए की सरकार आने से पहले लगाया, ठीक है, यानी कि आरएसएस ने ही लगाया था ये प्रावधान। तो इस प्रावधान को अगर मोदी जी, अमित शाह जी या आरएसएस की जरा भी मंशा होती कि एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों को या सिख, क्रिश्चियन, पारसी, हिंदू या कोई भी किसी को भी कोई नागरिकता देने का हमने प्रावधान करना है, तो वो एक शब्द इसमें से ये 2 शब्द हटाने थे, इफ ही इज नॉट एन इलीगल इमिग्रेंट, और सबके लिए दरवाजे पहले भी खुले थे। और लेकिन नागरिकता किसी को आंखें बंद करके नहीं मिलती, नहीं तो ना क्या आज मिलेगी। जी, पारचा साहब एक बात ये बताइए, क्या कोई लीगल इमिग्रेंट्स भी कोई चीज होता है? नहीं होता है। अगर अच्छा। मैं वीजा लेके, पासपोर्ट लेके आता हूँ, वो तो होता मतलब है, या हाँ, मैं एक वर्क परमिट लेके आता हूँ, जी, तो इमिग्रेशन मेरी लीगल हुई। हाँ, इलीगल इमिग्रेंट वो होता है जो 2 तरीके से है, चोरी छुपे से, जैसे अभी एक महिला 4 बच्चों के साथ आई, हाँ, सीमा है, और वो मेरे ख्याल से मुस्लिम है, हाँ, मुस्लिम है ना, तो उनको तो सीए का फायदा नहीं होगा, लेकिन वो ऑलरेडी फायदा ले रही हैं। और मोदी जी ये प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं कि मुसलमानों को नहीं होगा फायदा इसका, यही ताकि नफरत पैदा की जा सके 2 समुदायों में। शेड्यूल कास्ट छोटा किस्सा है ना, वो शादी कर लेंगी, हो जाएगी बात। ये बड़ा किस्सा है, बात शादी कर लेंगी बात। मैं ये बड़ी बात है जब भी मैं रेफर कर रहा हूँ। एक और है अदनान सामी साहब, हाँ, अच्छा, वो भी मेरे ख्याल से मुसलमान ही है, हाँ, हाँ, उनको भी नागरिकता मिल गई है जी। अब मैं आपसे काउंटर सवाल पूछ रहा हूँ, एक शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति बता दीजिए जिसे नागरिकता मिली। तो यही बड़ी साजिश है जो मैं बताना चाह रहा हूं। अगर नागरिकता देने का कोई भी मंशा होता है, और वो भी खास तौर पे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को, जिसके लिए आरएसएस और बीजेपी ने सारा संविधान जो खत्म करने की साजिश है, वो सबसे बड़ी साजिश तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ है ना, और ओबीसी के खिलाफ नहीं। लेकिन एक सवाल ये है तो कि उनको कुछ देंगे, ये इम्पॉसिबल है। और मैं साबित अभी करके बताऊंगा कैसे वो इसमें भी छलावा कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, उनको और गहरी दलदल में फंसाने की साजिश है ये। तो अब कोई भी व्यक्ति अब कह रहे हैं कि ये जो पहले जो नागरिकता मिलती थी उसमें 11 साल लगते थे, अब इसमें 5 साल लगेंगे। यही एक मेरा सवाल ये है पारचा साहब कि जो लोग, जैसे बहुत सारे हिंदू पाकिस्तान से आए, राजस्थान के जगहों में, गुजरात में रहते हैं, क्या उन्हें भारत सरकार ने आज तक नागरिकता नहीं दी? ज्यादातर वो दलित समुदाय के लोग हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं किसी को भी 2 का एग्जाम्पल तो मैंने दे दिया, जो मजे से देश में रह रहे हैं और दोनों मुसलमान, लेकिन ये चर्चित लोग हैं, इसलिए शायद हम आप और उसके अलावा मैं तो अमित शाह जी से ये सवाल आपके माध्यम से कर ही रहा हूं ना, बता दे कितने लोग रोते हुए, तो मैं आपको सोशल मीडिया के माध्यम से दिखा दूंगा कि हम लोग यहाँ पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आए थे जी, सिख समुदाय के लोग बहुत सारे अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर आए थे, हमें नागरिकता नहीं मिल रही, हमारी बहुत ज्यादा प्रताड़ना भारत के अंदर हो रही है, और यही मोदी और अमित शाह साहब की सरकार कर रही है। ऐसे आप सोशल मीडिया पे चले जाइए, आपको सैकड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो इससे मुसलमानों का नुकसान नहीं होने वाला है, मैं ये बिल्कुल साफ कर रहा हूं। ज्यादा नुकसान इससे उन लोगों का होने वाला है जो बंगाल में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं। अगर उन्होंने इस धोखे में, वो तो उनकी संख्या तो कुछ करोड़ में है, कहा जा रहा है 1.5 करोड़ में, लेकिन 1.5 करोड़ लोग आज वोट दे रहे हैं वहां पे। वो सभी लोग वोट दे पाते हैं, जब ही तो मोदी जी को जो ये 2024 का चुनाव है उसमें वोट चाहिए ना उनको धोखा देके, तो वो वोटर्स हैं। लेकिन अगर उन्होंने
सीएए की इस छलावे में आके अप्लाई कर दिया, तो वो पहली चीज क्या मानेंगे, हम इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इसीलिए हमें सीएए का फायदा चाहिए। वो इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं हैं। जो भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के व्यक्ति आए हुए हैं इतने सालों से भारत में, जिनके वोट बन चुके हैं, वो इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं है। ये छलावा करके उनको मोदी जी और अमित शाह जी उनको इलीगल इमिग्रेंट्स बना रहे हैं, क्योंकि इनकी मानसिकता शेड्यूल कास्ट विरोधी है। ये छल कपट करके उनके हाथ से जो उनका वोटिंग राइट है वो छीनना चाहते हैं। जैसे ही आप इलीगल इमिग्रेंट बनते हैं, फिर आपका वोट देने का अधिकार छिन जाता है। एक जो चुनावी बात बार बार अमित शाह कहते हैं, बयान दे चुके हैं कि कभी किसी हिंदू को भारत देश से बाहर नहीं निकाला जाएगा, तो ये क्या सिर्फ चुनावी बात है, चुनावी नारा है? इसका कोई तकनीकी पक्ष, इसका कोई सैद्धांतिक पक्ष अब तक नहीं सामने आया? मैं वही तो आपसे कह रहा हूं, भारत के अंदर तो वो कितने सालों से हैं, दशकों से हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। अब उनके पास जो हक और राइट्स हैं भारत की नागरिकता के, जैसे ही वो अप्लाई करेंगे वो छिन जाएंगे। वो इलीगल इमिग्रेंट अपने आप को खुद बता देंगे। क्या ये प्रावधान सीएए में है? बताइए ना। जब तक कि आप ये नहीं कहेंगे कि मैं इलीगल इमिग्रेंट हूं, सीएए तो लागू ही नहीं होता ना आप पे। नहीं तो फिर आप सेक्शन 6 में जाइए और अप्लाई कीजिए। आप दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, आप अप्लाई कीजिए, नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन आपके गुण और दोष देखकर, मतलब उस पर दिमाग लगा के भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री दिमाग लगाएगी कि हाँ आपका केस नागरिकता देने के लिए बनता है तो मिल जाएगी। लेकिन इससे सीएए से मैं आपको सबसे पहले ये बता, इसीलिए मैं ज्यादा टाइम भी ले रहा हूं उसमें, सबसे ज्यादा नुकसान बंगाल के शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के उन लोगों के साथ होना है जो इसमें अप्लाई करेंगे। अप्लाई करते ही वोटिंग राइट छिन जाएंगे उनके। अप्लाई करते ही जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई है थोड़ी बहुत, वो सब छिन जाएगी, उनका हक छिन जाएगा, क्योंकि वो भारत के नागरिक नहीं है। ये सभी राइट नागरिकता से जो निकल के आते हैं, वोट देने का हक, नौकरी लेने का हक, पढ़ाई करने का हक, प्रॉपर्टी रखने का हक, रिजर्वेशन मांगने का हक, वो सब छिन जाएगा उनका। तो मिलेगा क्या उन्हें सीएए से? मिलेगा डिटेंशन सेंटर। ये साजिश कर रहे हैं आरएसएस और बीजेपी के लोग, जिससे हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों को होशियार रहना चाहिए। मैंने प्रावधान बता के बात कर रहा हूं। अब सीएए का जो कानून है वो पढ़ लें आप, और सेक्शन 6 पढ़ लें, सब सेक्शन 1। और मैं अपने बुद्धिजीवियों से भी कह रहा हूं ये बात पढ़ लें, और अगर कोई मुझसे इस बारे में चर्चा करना चाहता है तो मैं उस चर्चा में उसको इस बात के लिए कन्विंस भी कर सकता हूं। अब हम आगे चलते हैं। ये तो हो गई कानून के प्रावधान की बात। क्या प्रैक्टिकली भी ऐसा हुआ है? तो आसाम में हमने सबने देखा है, सीएए के बाद एनआरसी, सीएए के खिलाफ सबसे पहला विरोध किसने किया था? असम के जो ट्राइबल्स थे, बिल्कुल ट्राइबल ने किया ना। क्यों किया? क्योंकि वो सीएए के खिलाफ है। और मोदी जी क्या कह रहे हैं? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के भले के लिए हम सीएए ला रहे हैं। मुसलमानों से भी पहले जिसका प्रोटेस्ट किसी ने किया, वो किया ट्राइबल्स ने, शेड्यूल कास्ट ने, क्योंकि उनका डायरेक्ट नुकसान हो रहा है। सीएए सिर्फ सीएए से मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। कोई मतलब कोई नुकसान नहीं हो रहा। जब एनआरसी लागू होगी सीएए के बाद, ये जो हमारे भोले भाली भाई जो वहां से प्रताड़ित होके, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से प्रताड़ित होके भोले भाले भाई हमारे पिट के वहां से आए हैं, उनका सबसे ज्यादा नुकसान होगा जैसे ही वो सीएए में अप्लाई करते हैं। अब आप इलीगल इमिग्रेंट्स मान लेंगे अपने आप को। जब एनआरसी की प्रक्रिया शुरू होगी, जैसे असम में शुरू हुई, तो वहां सबसे ज्यादा नुकसान जब एनआरसी कंप्लीट हुई तो किसका हुआ? 75% से ज्यादा जो मुसलमान नहीं थे एनआरसी में, उनका नाम नहीं आया। सिर्फ 25% से कम ऐसे लोग थे जो मुसलमान थे जिनका नाम आया। और मैं ये बात दावे से कह रहा हूं, ये 25% से कम लोग जो मुसलमान हैं एनआरसी में, उनके पास कागज सबसे ज्यादा मजबूत होंगे और उनको नागरिकता नहीं रोकी जा सकेगी। ये जो बाकी 75% से ज्यादा लोग हैं जो मुस्लिम्स नहीं हैं, उनकी नागरिकता में बड़ा संकट आएगा। और वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। अब अगर ये जो डिटेंशन सेंटर खुला असम में, उसकी कोई जानकारी, उसमें क्या लोग हैं, क्या प्रतिशत है, कुछ है? मैं आपको बता रहा हूं ना, प्रतिशत यही प्रतिशत है जो मैं बता रहा हूं आपको। मतलब 75% दलित हैं, ट्राइबल हैं। एनआरसी देखिए, एनआरसी में ये तो सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटर करके एनआरसी कराई थी, वो मतलब सर्वे कराया था, तो उसमें 75% से ज्यादा मुसलमान नहीं है, नॉन मुस्लिम्स। इससे बड़ा प्रत्यक्ष किम प्रमाणम हो सकता है? और यही पूरे देश में होने जा रहा है। तो क्या दलित आदिवासी हैं? और कौन होंगे? अब और कौन होंगे ना, यही तो मुद्दा है जिनके खिलाफ। यही तो मोदी जी, आरएसएस का सबसे बेहतरीन हथियार क्या है? वो एक तरह से ठगी की जाती है। जिस व्यक्ति की जेब काटनी है ना, उसी को ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे तुम्हारा फायदा हो रहा है। ये उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है। मैं आगे चल के आपको बता रहा हूं। अब जब
आप चूंकि एक सवाल और लेते हैं, इतना सारा विश्लेषण जब आप रख ही रहे हैं, सारी बातें करें, तो आपको क्या लगता है कि दलित बुद्धिजीवी या दलित पक्षधर बुद्धिजीवी इसको लेकर कंफ्यूज क्यों हुआ है? क्या वजह, क्या आपको क्या लगती है? क्योंकि उनका जो एक क्रिमिनल मीडिया की शक्ल में जो आता है जी, और एक जो वो नैरेटिव बनाने के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, वो नैरेटिव ऐसा बनाते हैं ना, तो उससे प्रभावित हो गए। उससे प्रभावित नहीं, उससे मिसगाइड हो गए। मिसगाइड। तो ये, अब मैं तो तथ्य पे बात कर रहा हूँ, सब इस तथ्य को पढ़ लें। और इसके अगर कोई मुसलमान जो प्रताड़ित हैं जी, वो अगर देश के अंदर आ गए तो वो कितने लोग होंगे? और वो नागरिकता रोहिंग्यास के बारे में भी जो कहा जाता है, वो भारत की नागरिकता मांग ही नहीं रहे। जो रोहिंग्या मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम भी रोहिंग्यास है। रोहिंग्या मुस्लिम्स तो भारत में शरणार्थियों के तौर पे आए हैं और उनको कार्ड मिले हुए हैं, यूएन रेफ्यूजी कार्ड्स मिले हुए हैं, तो वो नागरिकता नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि वो आज नहीं तो कल किसी और देश की नागरिकता उन्हें मिल जाएगी या वो वापस बर्मा भी चले जाएंगे। जिनको नागरिकता की जरूरत है, जो इस और वो हैं जो वहां से प्रताड़ित होके, ये इनके कहने के हिसाब से तो आए हैं। और एक बात और है मजेदार, मोदी जी की सरकार जब से बनी है उसके बाद अगर कोई सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, पारसी या जैन या हिंदू आया है देश के अंदर, तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी इसमें। ये पता है आपको सबको। तो मोदी जी की सरकार के बनने के बाद टोटल बैन है। अब अगर आ गए तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, आपको लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सीएए का कानून है। मोदी जी अपने राज में ये इंश्योर कर रहे हैं कि एक भी व्यक्ति अंदर ना आ जाए ऐसा कोई, नहीं तो उसको हम मार पीट के निकाल देंगे। कौन? नॉन मुस्लिम लोग। मुसलमानों के लिए ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं आप बात जी? क्योंकि वो तो दूसरे कानून के तहत ये अप्लाई करेंगे ना, जिस कानून के तहत जो मैं दो नाम ले रहा हूं, जो दोनों मुस्लिम है, ये सीमा हैदर और अदनान सामी। तो ये इस छलावे में नहीं आना है। आरएसएस और बीजेपी की बड़ी साजिश आज से नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के टाइम से रही है कि मुस्लिम कम्युनिटी को, माइनॉरिटीज को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से लड़ाओ। लेकिन हमारे बुजुर्ग भी समझदार थे, उन्होंने ही अपने एक सीट की कुर्बानी देके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इलेक्शन जिताया और संविधान की रचना करने वाली कमेटी में भेजा। तो आज भी बेवकूफ नहीं है, ना मुस्लिम बेवकूफ है, ना शेड्यूल कास्ट बेवकूफ है। हमारे कुछ बुद्धिजीवी थोड़े टाइम के लिए कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन हम उनको समझा लेंगे, सिखा लेंगे कि ये इस छलावे में मत आए। हमारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज एक प्लेटफॉर्म पे आए, ओबीसी एक प्लेटफॉर्म पे आए, और फिर हम 88-90% जो भी हैं जी, वो हम देश पे राज करें। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए।